नमस्कार बागवान भाइयों, मैं रमन सिंघा एक बार फिर आप सभी के बीच में आज एक वीडियो को लेके आया हूं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है हमारा वो है सॉइल की हेल्थ। जो भी हम एक्टिविटीज आज की डेट में कर पा रहे हैं वो इस सॉइल की वजह से कर पा रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात करें या फिर हॉर्टिकल्चर की बात करें। तो इस सॉइल का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। इसकी हेल्थ का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है, जो कि आज की डेट में नहीं कर पा रहे हैं बागवान साथी। और आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि इस सॉइल की हेल्थ को इतना ज़्यादा ख़राब कर लें कि हमें बागवानी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो वो छोटी छोटी बातें मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो हमारी सॉइल की हेल्थ को इफेक्ट कर रही हैं, जो प्रेजेंट सिनेरियो जो है। और हम जाने अनजाने में या फिर जानबूझ के, मैं तो यही कहूँगा कि जानबूझ के हम अपने बगीचों में इतना ज़्यादा लाखों टन आज तक जो हमने केमिकल यूज किया है, चाहे यूरिया की बात करें चाहे पोटाश की बात करें, तो इतनी सारी चीजें हम जाने अनजाने में डाल रहे हैं। हमें पता नहीं है कि उसकी जरूरत हमें हमारी सॉइल को है या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस मटेरियल को हम अपनी सॉइल के अंदर डाल रहे हैं। तो बागवान भाइयों में शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है सॉइल से रिलेटेड। आप जैसे जानते हैं कि सॉइल छोटे छोटे कई कणों से मिलकर बनती है, और इन कणों के बीच में जो कण है, इन कणों के बीच में एक उचित दूरी बनाए रखती नेचर एक उचित दूरी बनाए रखती है, ताकि उस स्पेस से जो पानी है, जो हवा है और दूसरी अदर जो मटेरियल ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफर होता है या फिर ट्रेवल करता है, चाहे वो छोटे माइक्रोब्स हैं या फिर केंचुए हैं, तो ये सारी जो जितनी भी एक्टिविटीज है ये मिट्टी के अंदर होती रहती है। तो उसके बीच में एक पर्टिकुलर अच्छी दूरी बना के रखते हैं ये कण आपस में। लेकिन जब हम इस मिट्टी में हम इनपुट अपने डालते हैं, चाहे वो केमिकल बेस्ड इनपुट हम जब डालते हैं, चाहे यूरिया की बात करें चाहे पोटाश की बात करें, तो इन दो कणों के बीच में वो एक जो स्पेस होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। वो जो केमिकल्स हम इतने सालों से यूज कर रहे हैं, अब मैं एक बार की बात नहीं करूंगा, कई लंबे प्रोसेस में जब हम डालते हैं, इसको कंटिन्यू डालते रहते हैं, तो वो जो दो कणों के बीच का जो स्पेस है उसको ये ब्लॉक कर देता है। ये जितने भी जो भी हम इनपुट हम डालते हैं अपने बगीचों में, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो एरेशन होनी है सॉइल के अंदर, जो पानी उसके अंदर इजीली जाना है, या फिर अगर हम बात करें सॉइल के अंदर ऑक्सीजन लेवल की या फिर पानी की, और अगर हम बात करें जैसे हम बोलते हैं कि सॉइल बंजर हो रही है, तो बंजर होने का क्या कारण है कि जो सॉइल की ऊपर की लेयर है वो सारी की सारी इस केमिकल की वजह से जो भी पोरेशन होती थी उसके अंदर, वो सारी की सारी बंद हो चुकी है। और उस पोरेशन के बंद होने की वजह से क्या हुआ है आज की डेट में, जो सॉइल के अंदर जितना भी पानी, चाहे वो रेन वाटर था या फिर ऑक्सीजन थी या फिर दूसरे और चीजें ऊपर नीचे ट्रेवल करती थी, वो प्रोसेस बंद हो गया है, जिसकी वजह से मिट्टी भी क्या हो गई है, बेजान हो गई है। और इसी वजह से जो मिट्टी है उसने अपनी उर्वरक क्षमता खत्म कर दी है, और केंचुए उस मिट्टी के अंदर नहीं रह पाते हैं, माइक्रोब्स उस मिट्टी के अंदर नहीं रह पाते हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी है उसके अंदर जो उपजाऊ क्षमता है वो अपने आप ही खत्म हो चुकी है। तो इस चीज को रिवाइव करने के लिए मैं आज आपके साथ छोटी छोटी बातें शेयर करने जा रहा हूँ। हाँ, इसकी वजह से एक और चीज क्या हो रही है कि हमारा जो सॉइल पीएच है वो बैलेंस गड़बड़ा गया है कहीं ना कहीं, और उस चीज की वजह से भी जो प्लांट्स हैं वो प्रॉपर अपना न्यूट्रिशन अपटेक नहीं हो पा रहा है उनका। अगर उसके बावजूद भी उस मिट्टी के अंदर थोड़ी बहुत जान बची है, तो वो प्लांट उस बिगड़े हुए सॉइल पीएच की वजह से वो अपटेक नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हमें समझना होगा कि सॉइल पीएच बनाना जरूरी है, उसको बैलेंस करना जरूरी है। हमें अपनी मिट्टी के अंदर जो पोरेशन
पहले होती थी उसको बनाए रखना जरूरी है। वो कौन करते हैं? वो माइक्रोब्स करते हैं, वो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी मिट्टी के अंदर रहते थे, वो करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये जो पोरेशन है ये हमारे द्वारा होती है। ये जो जितने भी मिट्टी के ऊपर जितने भी छोटे छोटे कीट रहते हैं, ये सारे के सारे, वो चींटियों से लेकर, वो कीड़ों से लेकर, वो केंचुओं से लेकर, वो सारे के सारे ये काम करते हैं कि सॉइल के अंदर जो एरेशन होनी चाहिए, पोरेशन होनी चाहिए, वो उनका काम होता है। तो उनको हमने खत्म कर दिया है। गोबर आज की डेट में हम जब डालते हैं या तो बहुत कम डालते हैं, और अगर कम डालते हैं तो उसमें केंचुए नामात्र हैं। दूसरा, हमारे गोबर डालने का तरीका सही नहीं है। हम जो प्रॉपर गोबर की जो खाद होती है उसको अच्छे से हम तैयार नहीं होने देते, हम उसको कच्चा ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो फायदा हमें मिलना होता है वो फायदा नहीं मिल पाता है। तो बागवान साथियों, आज की डेट में अगर हमें इन चीज़ों को दूर रखना है अपने बगीचे से, अपनी सॉइल से, तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले सॉइल पीएच। सॉइल पीएच जो हमारी बागवानी के लिए जरूरी है वो 6 से 7 के बीच का सॉइल पीएच जरूरी है। सॉइल पीएच के ऊपर भी अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आपको मैं पूरा बताऊंगा कि सॉइल पीएच किस तरह से काम करता है। अगर आपका सॉइल पीएच ऊपर है, 7 से ऊपर है, तो आपको लाइम सल्फर या फिर एलिमेंटल सल्फर को डालना होगा। और जो एलिमेंटल सल्फर है, रॉ सल्फर है, इसको हम बोलते हैं, तो इसको हमें डालना जरूरी है अपने बगीचे में। इसके लिए आपको हर साल अपने सॉइल का टेस्ट करना जरूरी है कि आपके सॉइल का पीएच कितना है। अगर आपका सॉइल पीएच 6 से नीचे है, एसिडिक अगर वो है, तो आपको वहां पे उस कंडीशन में लाइम, जो हमारा डोलोमाइट है या फिर चूना जिसको हम बोलते हैं, उसको डालना जरूरी है। और ये सर्दियों में इसको डालने का सही समय रहता है। सर्दियां जब खत्म होती हैं और गर्मियां जब शुरू होने वाली होती है, उस टाइम पे अगर आप इन दोनों का इस्तेमाल करें, अगर आपका पीएच गड़बड़ाया हुआ है तभी आप इसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज इसको इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी चीज़ है, अपनी सॉइल के अंदर हमें ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना ज़रूरी है। ऑर्गेनिक कार्बन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपके सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, आपके जितने केंचुए हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। केंचुए अगर बढ़ेंगे तो वो पोरेशन अच्छे से करेंगे। इसके साथ साथ हमें अपनी सॉइल के अंदर केमिकल को पूरी तरह से बंद करना होगा। अदरवाइज वो दिन दूर नहीं जब आपकी सॉइल के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं रहेगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आपको अपनी सॉइल को जो तौलिए करते हैं उसको अच्छे से करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमें इस साल तौलिए कर दिए फिर 2 साल या 3 साल बाद। आप हर साल तौलिया करिए, मगर उसको तरीके से करिए और उसके अंदर प्रॉपर मल्चिंग का इस्तेमाल करिए। मल्चिंग का इस्तेमाल ज़रूरी है। ये आपके बहुत तरीके से ऑर्गेनिक मल्चिंग की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिंथेटिक मल्चिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जो हम मल्च शीट या फिर मल्च मैट का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऑर्गेनिक मल्चिंग में हम सूखी घास या हरी घास, झाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके बहुत सारे काम एक साथ हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपके मल्चिंग से वाटर जो इवेपोरेट होता था वो आपके खेत से जल्दी नहीं होगा तने के साथ अगर आप उसको डालेंगे। दूसरा, सॉइल का जो टेम्परेचर है वो जो हमारे निचले क्षेत्र है वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाने वाले जितने भी माइक्रोब्स हैं वो उसमें अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। डायरेक्ट सनलाइट की वजह से वो मर जाते हैं या फिर वो ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे छाया रहती है, या फिर ज़मीन के नीचे इतने नीचे चले जाते हैं कि वहाँ पे उनका काम जो होता है, प्रोसेसिंग जो होती है वो कम हो जाती है या फिर वो बंद कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें मल्चिंग बहुत तरीके से बेनिफिट करेगी। और गोबर हर साल डालिए, अच्छा गोबर डालिए, पका हुआ गोबर, जो आपका पका हुआ गोबर होगा, अच्छी जो खाद बनी होगी केंचुओं के द्वारा या फिर गड़ी सली अच्छे से जो सड़ी हुई खाद होगी उसका इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ हर साल अपनी सॉइल को टेस्ट भी करें। मैं ये बोलता हूँ शुरुआती टाइम में अगर आप
को लगता है कि भाई मेरी सॉइल में कोई दिक्कत है, पीएच को आप चेक करिए, कितना पीएच है आपकी सॉइल का, उसको मेंटेन करने की कोशिश करिए। और उसके बाद हर 2-3 साल के बाद अपनी सॉइल को चेक करते रहिए कि उसमें किसी न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो उसको आपने ऑर्गेनिक वे में किस तरह से देना है। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम उसको ऑर्गेनिक वे में कन्वर्ट कर देने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज की डेट में बागवान साथियों बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स आ चुके हैं जो जैसे आपका नाइट्रोजन सॉल्युबल जो बैक्टीरिया है जिसको हम राइजोबियम भी बोलते हैं, वो अवेलेबल है मार्केट में। आप ऑनलाइन उसको परचेज कर सकते हैं, आप उसको अपने बगीचों में डाल सकते हैं। वो आपके जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम अच्छे से करता है और अपने बगीचे में जो नाइट्रोजन है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। प्लांट को कब अवेलेबल करवानी है उसका वो ध्यान रखता है। इसी तरह से आपके फॉस्फोरस रिलीजिंग बैक्टीरियाज हैं और अदर बहुत सारे बैक्टीरियाज आज की डेट में अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं अपने बगीचों में। इसके साथ साथ हम जैसे मल्चिंग के लिए क्लोवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोवर, वाइट क्लोवर करके ग्रास आता है, जैसे कि सभी आज की डेट में उस हाइटों में तो इजीली अवेलेबल है, वो घास हर कहीं मिल जाएगा आपको, बावड़ी के पास या फिर कहीं मैदान में, प्लेन मैदान में आपको हर जगह मिल जाएगा। वो बहुत ही अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन का, फ्री की नाइट्रोजन का, और वो मल्चिंग का बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा उसको आप चारे के रूप में गाय को दे सकते हैं। और जितना ज्यादा हम इन केमिकल्स को अपने खेतों से दूर रखेंगे उतना ज्यादा हमारा जो गौवंश है उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि जब हम केमिकल वहां पे डालते हैं तो वो केमिकल घास के थ्रू सीधा हमारी गायों के शरीर में भी एंटर करता है और वहां से फिर हमारे शरीर में एंटर करता है। तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आपको, इस चेन को आपको तोड़ने की जरूरत है और जितना हो सकता है कम से कम केमिकल का इस्तेमाल करें और सोच समझ के केमिकल का इस्तेमाल करें। हो सके तो इसको बंद ही कर दे, क्योंकि आने वाले टाइम में अब फार्मिंग बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। तो उस चेंज के साथ आप भी जुड़िए और अपनी सॉइल को हेल्दी रखने की कोशिश करिए। हर साल लाखों टन जो यूरिया या फिर पोटाश या फिर दूसरे अदर केमिकल जो हमारे खेतों में डाले जाते हैं, उसकी वजह से हर साल कई ऐसे लोग हैं जो कैंसर का शिकार, कैंसर की चपेट में आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें तभी ख़त्म होंगी जब हम इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को करना शुरू कर देंगे। और ये बहुत बड़ी बात भी हो सकती है अगर हम मिलकर इसको चाहें करना, और अगर ना चाहें तो इस वीडियो को आप सुन के वापस दोबारा अपने खेतों में जाके केमिकल डाल सकते हैं। उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको फाइन नहीं करेगा, कोई आपको जुर्माना नहीं। लेकिन एक बार हाँ जरूर आप ये समझने की कोशिश करिए, अपने आप से भी पूछिए कि जो मैं केमिकल डाल रहा हूँ इससे मुझे कितना फायदा होने वाला है और क्या उस फायदे से मेरे को वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी आने वाले टाइम में, जब मैं अपने बच्चों को या फिर अपनी जनरेशन को क्या छोड़ के जाऊंगा। जब हमारी सॉइल हेल्दी नहीं रहेगी, बंजर हो जाएगी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो इन चीज़ों को, इन बातों को समझना बागवान साथियों आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी सॉइल रहेगी तो ही हमारी बागवानी रहेगी। अदरवाइज ये बागवानी भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी और ना ही ये सरवाइव कर पाएगी। जहाँ पे बहुत सारे देश जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं आज की डेट में, जो सिर्फ बागवानी या दूसरे बागवानी के क्षेत्रों में आगे है, तो उन्होंने केमिकल को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। और अगर उसको कर भी रहे हैं तो उसको बड़ी देख रेख से कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं। और हालांकि यूरोप ने तो पूरी तरीके से कीटनाशकों और केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको पूरी तरह से बैन कर दिया है। उसका रीजन यही है कि जो आज हम समस्याएं झेल रहे हैं वो ये समस्याएं पिछले 40 से 50 साल पहले झेल चुके हैं। उन्होंने ये चीजें करके देख ली है, उनको ये पता लग गया है कि ये इस तरह से आने वाले टाइम में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो तुरंत उन्होंने अपना जो सिस्टम था उसको चेंज किया और आज की डेट में वो लोग केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं बहुत सारे देशों में।
और अगर कहीं पे हो भी रही है तो वो उसको पूरे नाप तोल के तरीके से काम कर रहे हैं। अगर वो यूरिया भी डाल रहे हैं तो उसके साथ साथ ऑर्गेनिक कार्बन को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली यूरिया डाल दिया उसके बाद पूरी साल भर हमने खेत की तरफ मुड़ के नहीं देखा। तो बागवान साथियों, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो आने वाले टाइम में सॉइल भी खत्म हो जाएगी, तो इस तरह से बागवानी भी खत्म हो जाएगी। फिर हर साल कोई ना कोई नई समस्याएं आती रहेगी हमारे बगीचों में, और उसका जिम्मेदार खाली वो बीमारी नहीं होगी, उस बीमारी को लाने में जो भी हमने एक्टिविटीज की हैं पिछले 10 सालों 15 सालों या 20 सालों में, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जिम्मेदार होंगी उस पर्टिकुलर बीमारी को लाने में। आज जो भी समस्या हमारे बगीचे में है, ये समस्या एक साल की नहीं है, ये पिछले कई सालों से पनप रही थी, जो इस साल हमारे बगीचे में आई है। तो इन चीजों को ध्यान रखना जरूरी है, और सोच समझ के हमें आने वाले टाइम में अपने जो बागवानी है इसमें नए नए जो स्टेप्स हैं उनको किस तरह से उठाएं, और हम क्या क्या नई नई चीजें कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे साथ लेके चल सकते हैं, इन चीजों को भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। खाली फार्मिंग आज की डेट में वो नहीं है कि हमने सिर्फ पेड़ लगा दिया और पानी डाल दिया और खाद डाल दी, ये फार्मिंग नहीं है आज की डेट में दोस्तों। हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट के जो स्टैटिस्टिक्स है उनको समझना पड़ेगा कि कौन सी वैरायटीज आज आने वाले टाइम में कस्टमर्स की पसंद बनने वाली हैं, उस चीज को समझने की जरूरत है। तो तब जाके हमें अपने बगीचे एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर हम भीड़ चाल में चलते रहे तो आने वाले टाइम में बागवानी से बाहर होने में हमें देर नहीं लगेगी। तो इन्हीं बातों को आज हम यहाँ पे रोक के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, और नई उसमें हम कोई डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। कोई सुजेशन हो आपकी तरफ से तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से इस वीडियो में आप लिख सकते हैं। और अगला जो वीडियो का टॉपिक है वो भी आप बता सकते हैं कि अगला जो टॉपिक है हम किस टॉपिक के ऊपर बात करें, तो वो भी कमेंट के माध्यम से आप इस वीडियो में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।